नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। शिक्षा मनोविज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, जहां हम रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत एक और मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, आप जानते हैं आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है समायोजन। समायोजन न सिर्फ आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना चाहिए, बल्कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के आपके ऊपर दबाव होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, एजुकेशन प्रेशर, परिवार की तरफ से दबाव, तो ऐसे में स्वाभाविक है तनाव से व्यक्ति ग्रसित रहता है। तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो स्वयं को समायोजित रखे, यानी वेल एडजस्टेड रखे। अब समायोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी परिभाषाएं दी है और हमें उनके ऊपर विचार करना भी चाहिए। लेकिन उन परिभाषाओं पर विचार करने से पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये कि आपको अंतर्मन में ये क्लियर हो कि समायोजन या एडजस्टमेंट आखिर होता क्या है। मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, परिभाषाओं के रूप से नहीं, लेकिन वास्तव में उसका क्रक्स क्या है, समायोजन की आत्मा क्या कहती है, यह आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर अपने रिसर्च के आधार पर परिभाषाएं दी हैं, लेकिन मुझे एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा सबसे ज्यादा पसंद है और वो है वॉन हेलर साहब। वॉन हेलर कहते हैं कि इन साइकोलॉजिकल टर्म्स एडजस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू अ वर्ड adaptation which is used in biological terms। बहुत सिंपल सी परिभाषा। अब अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें, ट्रांसलेशन करें, तो वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक संदर्भ में, ध्यान से सुनिएगा, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में समायोजन वही है जो कि जैव वैज्ञानिक संदर्भ में अनुकूलन होता है। अनुकूलन आप सभी जानते हैं, अडेप्टेशन, कि किस प्रकार से आप बायोलॉजिकली किसी चीज के प्रति अडेप्ट होते हो। वही चीज जब आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर करने लग जाएंगे तो वो आपका समायोजन है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझते हैं। गर्मियां आ गई, हमने एसी कूलर चलाना शुरू कर दिया, हाफ बाजू के शर्ट पहनने शुरू कर दिए, टी शर्ट पहननी शुरू कर दी। ये क्या है? अडेप्टेशन है। ये क्या है? समायोजन ही तो है। शारीरिक स्तर पर समायोजन है। सर्दियां आ गई, आपने स्वेटर निकालनी, आपने जर्किन, कोट, ब्लेजर ये सब पहनने शुरू कर दिए, समायोजन है। इतना सरल सा ये टॉपिक है और ये परिभाषा अगर आपने अच्छे से दिमाग में फिट रखी तो आपके लिए समायोजन को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। कथन का अभिप्राय अब हम अपने विशिष्ट संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक परिस्थिति आई, उस परिस्थिति ने आप पर दबाव क्रिएट किया, आप थोड़े से तनाव में आए, या तो आप उस परिस्थिति को डील कर गए, उसको हल कर गए, या फिर ऐसा हो सकता है उस परिस्थिति से आप पार नहीं पा सके। तो उक्त स्थिति में जो अनुक्रियाएं आप करेंगे वही समायोजन है। बेहद सरल। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि रीट आखिर समायोजन से कैसे सवाल पूछता है। तो सवाल बहुत सरल सा है। रीट ने 2011 में आरटेट जब एग्जाम हुआ करती थी उस जमाने में पूछा था। सवाल क्या है? कह रहा है आपके सामने, किस तात्पर्य, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। देखिए, वॉन हेलर की एक परिभाषा की हमने बात करी थी अभी। अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट करोगे आप सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहन रहे हो तो किसे संतुष्ट कर रहे हो? किसी और को, उस सर्दी को, उस मौसम को जो आपको प्रेरणा दे रहा है, या उद्देश्य को, कोई उद्देश्य है आपका उसके पीछे, या फिर वो आवश्यकता जो आपके शरीर ने महसूस की। और मैं मन के स्तर पर किसी परिस्थिति की बात करूं तो मन ने महसूस की। आप पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि घर पे बहुत सारा काम है, अब लग रहा है कि दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती, तो एक काम करते हैं, रात को देर रात जागकर पढ़ेंगे या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे। आपने क्या किया? अपने समय का समायोजन ही तो किया। बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से इसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो आप दरअसल इस परिस्थिति में जब अनुकूलन कर रहे हैं तो संतुष्ट किसे कर रहे हैं? उन आवश्यकताओं को ही तो कर रहे हैं। पूर्ति किसकी कर रहे हैं? उन आवश्यकताओं की ही तो कर रहे हैं जो चाहती हैं कि आप समायोजित हों।
जिनकी पूर्ति के बाद आप स्वयं में समायोजित रहेंगे? तो इस प्रश्न का, जिससे आज के लेक्चर की शुरुआत हुई है, इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं को। मनुष्य किसे संतुष्ट करता है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और प्यारे साथियों, ये कोई कथन कुछ और नहीं था, ये दरअसल बोरिंग, लैंगफेड और बेल्ड ने जब अपने अपने स्तर पर रिसर्च करी, तो रिसर्च करके जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा ही पूछी गई थी। अब इस परिभाषा को समझिए। समायोजन वो प्रक्रिया है, वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस है, जिसके जरिए प्राणी यानी हम, आप अपनी आवश्यकताओं व इनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन बनाते हैं या प्राणी संतुलन बनाता है। फिर से, समायोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन बनाता है। आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से मनुष्य क्या करता है? संतुलन बनाता है। वही क्या है? समायोजन है। गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक और परिभाषा को देख लेंगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिससे वो अपने और अपने वातावरण के बीच में अधिक संतुलित संबंध बनाता है। फिर वॉन हेलर का कथन याद रखिए, क्या है? एडेप्टेशन इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज एडेप्टेशन। अनुकूलन ही समायोजन है, समायोजन ही अनुकूलन है। गर्मी लगी, शर्ट पहन ली, सर्दी लगी, स्वेटर पहन ली, सिंपल सा फैक्ट है। तो क्या है प्रक्रिया? कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने वातावरण के बीच में अधिक संतुलित संबंध स्थापित कर पाए। बहुत सिंपल सा ये फंडामेंटल है, फंडा है समायोजन का, यानी एडजस्टमेंट का। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभास परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार तो करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। अग्रलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति विरोधाभास परिस्थिति, वर्जन विरोधाभास परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभास परिस्थिति, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है, इसके उत्तर, हालांकि आप सभी सही कमेंट दे रहे हैं, उत्तर को बता रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल विरोधाभास क्या है, परिस्थिति क्या है, और ये इतनी बड़ी बात कही क्यों है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक आपके सामने घटना रख दी, एक आपके सामने कोई परिस्थिति रख दी, और इस प्रकार के अप्लाइड सवाल भी समायोजन से कई बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। दरअसल जब भी हम समायोजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, उसकी खुद की महत्वाकांक्षाएं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और उन महत्वाकांक्षाओं के साथ होता है आपके शरीर का, आपके मन का, आपके कार्य की कुछ सीमाएं, कुछ संभावनाएं कि इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। भाई 24 घंटा दिएड़ा है, तो 24 में से थाना 24 दिया है, मन 24 दिया, ऐसा 24 घंटा दिएड़ा है, कोई आदमी 36 घंटा थोड़ी दिएड़ा है। अब आप सोचो कि 24 आवर्स को ही मैं पूरी तरह से अपने पढ़ाई में लगा दूं, तो फिर सोओगे कब, खाना पीना कब करोगे, और जो कार्यक्रम आपके जीवन के महत्वपूर्ण होते हैं उनको कब करोगे। तो कथन का अभिप्राय यही है कि आप जब भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से गुजरता है, तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसमें चिंता हो सकती है, जिसमें तनाव हो सकता है, अवसाद हो सकता है, कुंठाएं हो सकती है, कोई चीज आपने प्राप्त करने की कोशिश करी, वो नहीं प्राप्त हुई। तो ये सब चिंता, कुंठा, ये परेशानी, ये सब मिलकर एक परिस्थिति को जन्म देती है जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के सामने कुछ इस प्रकार के दोराहे खड़े हों, कुछ इस प्रकार के रास्ते उसके सामने आए कि वो ये तय करने में परेशान हो जाए कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। यही क्या है? यही अंतर्द्वंद्व है। इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। भूल जाइए मनोवैज्ञानिक स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अपने स्तर पर सोचने की कोशिश कीजिए। आपके सामने दो स्थितियां आ गई, एक थाली है जिसमें रसगुल्ला भी रखा हुआ है, गुलाब जामुन भी रखा हुआ है,
आप क्या खाएंगे पहले? अब यहां मत कहो गुरुजी मैं तो दोनों एक साथ बोच ले शा, ऐसे मत कहना। कथन का अभिप्राय क्या है कि आपके सामने दो परिस्थितियां थी, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। या मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, गणित थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी अंग्रेजी भी कमजोर है, या फिर सोचे तो गणित कमजोर है, एक और विषय मान लेते हैं कोई कमजोर है। अब आपको यह लग रहा है कि मेरे पास थोड़े से कम दिन बचे हैं, इस बार मुझे सेलेक्ट होना है, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ूं? ये क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ही तो है। बहुत छोटे छोटे हमारे जीवन में अवसर आते हैं जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रॉकेट टर्म्स में मत जाइए, रॉकेट साइंस में मत जाइए, बहुत सरल शब्दों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जब अंतर्द्वंद्व की स्थिति होती है तो मनोवैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो पाया कि अंतर्द्वंद्व मुख्यतः 3 तरीके के हो सकते हैं। भूल जाइए कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। पहला जो अंतर्द्वंद्व होगा, पहले प्रकार का जो अंतर्द्वंद्व होगा, वो होगा कि आपके सामने जो दोनों परिस्थितियां रखी गई हैं, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। दोनों ही आपको देख के लगता है कि ये मेरे लिए, इनमें से ये भी अगर मैं चूज करता हूं तो बेहतर है, दूसरी भी चूज करता हूं तो बेहतर है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पास आर्थिक रूप से किसी किस्म की समस्या नहीं है, वो पढ़ना चाहता है और एक बहुत अच्छी उसने आईएएस की एग्जाम दी, वो एग्जाम उसकी क्लियर हो गई, और साथ ही साथ उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदेश में पढ़ने के लिए भी अपना अप्लाई किया था और उसका वो फॉर्म भी सेलेक्ट हो गया। अब उसके पास एक तरफ तो आईएएस का कॉल लेटर आता है कि भाई ज्वाइन कर लो, और दूसरी तरफ उसके पास कॉल लेटर आता है उस विदेशी यूनिवर्सिटी का कि आ जाओ भाई हमारे यहां आगे पढ़ाई करो। तो ऐसे में अब वो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। भाई जॉब भी इतनी शानदार जॉब है, आईएएस की छोड़ी नहीं जा सकती, और विदेश की उस इतनी शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भी मौका है, दोनों ही अपने आप में बेहतर है। तो ये किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, ये किस प्रकार का अंतर्द्वंद्व है? इसे कहा जाता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही चीजों को आपको अप्रोच करना है, दोनों ही चीजें आपको ग्रहण करनी है, ग्राह्य है आपके लिए। तो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें जो दो परिस्थितियां आपके पास होंगी, आपको ये चुनना है, इनमें से एक चुन, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि दोनों ही परिस्थितियां जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। फिर आते हैं परिहार अंतर्द्वंद्व। देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर दोनों परिस्थितियां फायदेमंद थी, तो दूसरी स्थिति में दोनों ही परिस्थितियां जो हैं वो नुकसानदेह हैं। अब सरल सा उदाहरण से समझा। घर का बोल दिया कि आज बाया खेताम चालनो काम करवा, और दूसरी चीज स्कूल में बेरो पट रहे है कि गणित वाला गुरुजी क्वेश्चन दिया हा करबा ताई आंख दिया हा, आंख मांड्या आत को नहीं बढ़ जाऊंगा तो बे मुर्गो बनाओगा, और अठे घर का खेता में रगड़ेगा आज मैंने, क्या करूं? दोनों ही जगह जाबा को मन को नहीं। समझ रहे हो? ऐसी परिस्थिति, दो रास्ते हैं, या तो स्कूल जाओगे तो गुरुजी मारेंगे, और घर पे रहोगे तो घर वाले काम करवाएंगे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आप दोनों ही परिस्थितियों को से भागना चाहते हो, परिहार जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो अंतर्द्वंद्व आता है, उसे कहते हैं अवॉइडेंस। AVOIDANCE। ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? जब आप दोनों ही परिस्थितियों से भागना चाहते हो कि यार ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अब बताओ क्या रास्ता है? करना दोनों में से किसी एक कार्य को है। यह परिहार अंतर्द्वंद्व है। तीसरा अंतर्द्वंद्व जिससे हम कहते हैं ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व, कि एक चीज तो बेहतर लग रही है और दूसरी चीज जो है वो आपको वहां पर परेशान कर रही, दोनों परिस्थितियों में। इसे कहेंगे अप्रोच अवॉइडेंस। भाई एक तरफ तो आपको गणित पढ़नी है रीट की तैयारी के लिए, या हिंदी पढ़नी है रीट की तैयारी के लिए, और दूसरी तरफ कोई फिल्म लग गई ऋतिक रोशन की, क्रिस 4। अब दोनों में से क्या करें? एक जगह तो जाओगे, गणित का वो जो समय है जब गुरुजी वहां पर पीटेंगे जाके 10 बजे,
और 10 बजे ही आपने बढ़िया शो लागेड़ो है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहा हूंगा भाई ऋतिक रोशन की फिल्म को, तो एक परिस्थिति में आप जाओगे वहां पर तो आपके लिए नुकसानदेह है, दूसरी जगह जाओगे तो आपके लिए फायदा है। तो ऐसा जो द्वंद्व है कि दोनों में से अब किसे चुनूं, वो आपका कहलाता है ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। ऐसा अंतर्द्वंद्व जिसमें एक स्थिति, एक परिस्थिति तो आपको आपके लिए फायदेमंद लगे और दूसरी परिस्थिति आपको अपने आप के लिए नुकसानदेह लगे। हिंदी में अक्सर कई बार परीक्षाओं में अलग शब्द भी आ जाते हैं, तो अंग्रेजी के शब्दों को जरूर याद रखिएगा। अप्रोच का मतलब दोनों ही चीजें आपको अप्रोच में लग रही हैं, दोनों ही चीजें लग रहा है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, मैं दोनों में से जो चाहूं उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता हूं। अवॉइडेंस का मतलब है जिसे आप अवॉइड करना चाहते हो कि यार मैं नहीं चाहता ये काम हो। अप्रोच अवॉइडेंस से अभिप्राय है कि एक आपके लिए फायदेमंद है, दूसरी आपके लिए नुकसानदेह है। अब आ जाइए, विरोधाभास परिस्थितियों की यहां पर बात हुई, यानी ये बात अंतर्द्वंद्व की ही कर रहा है कि गुरुजी के सामने बच्चा चाहता तो है कि गुरुजी भी करना जो को छोरो बैठा है भी कि पेंसिल मई चोर ली ही, लेकिन डर है कि गुरुजी को जब वो बताएगा तो गुरुजी कूटेगा, जना के करा। तो ऐसे में एक स्थिति तो उसके सामने है कि क्योंकि गुरुजी ने खड़ा कर रखा है सब बच्चों को कि बताओ बच्चों किसने ऐसा किया, अब उसके मन में आ रहा है कि यार मैं बता दूं, और डर भी है कि यार बता दूंगा तो ये मारेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका अंतर्द्वंद्व है वो क्या है, पद्धति वर्जन विरोधाभास, या जिसे हम अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट करके अभी 5 मिनट पहले पढ़ रहे थे, या जिसे हम ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व कह के जिसे पढ़ रहे थे, ये वही चीज है, पद्धति वर्जन विरोधाभास। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आइए, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कहलाता है। देखिए, मनुष्य है तो महत्वाकांक्षाएं हैं, तो सपने हैं तो उनका टूटना भी लाजमी है। बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी ऐसे जगह आती है जहां पर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपको प्राप्त हो जाए लेकिन वो नहीं प्राप्त होती। ऐसे में स्वाभाविक है कि मन में थोड़ी सी निराशा आती है, कई बार व्यक्ति में कुंठा आती है, कई बार जब उस सफलता का तनाव हो तो वो तनाव आपकी निजी जिंदगी पर हावी हो जाता है, अवसाद की स्थिति बन जाती है। हालांकि बहुत से ऐसे कवि हुए हैं, नीरज जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। पर हर आदमी ने तो नीरज जी को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के जीवन में जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति का व्यक्ति डटकर मुकाबला करता है, और उसी स्थिति को कहा जाता है समायोजन से बचने के लिए, या माफ कीजिएगा कुसमायोजन से बचने के लिए, सुसमायोजित होने के लिए या समायोजित होने के लिए जो आप युक्तियां अपनाते हैं। अब ये युक्तियां कैसी होंगी, आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आएंगे। क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था, हर क्लास में कहता हूं कि जब भी आप रीट की तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आपको यह जानना चाहिए कि आपकी परीक्षा में किस विषय से, यानी टॉपिक से और टॉपिक के भी सब टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और अगर मैं समायोजन नाम के इस विषय की बात करूं, इस टॉपिक की बात करूं, तो समायोजन के अंदर जो समायोजन की युक्तियां, जिसमें रक्षा तंत्र है, रक्षा प्रणाली है, प्रत्यक्ष युक्तियां हैं, अप्रत्यक्ष युक्तियां हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। यदि 4 साल के 8 पेपरों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इन 2 प्रश्नों के अलावा, एक प्रश्न अभी हमने किया आवश्यकताओं को और दूसरा प्रश्न अभी हमने किया पद्धति वर्जन विरोधाभास को, इन 2 प्रश्नों के अलावा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं जिसका नाम है समायोजन की युक्तियां, कि व्यक्ति किस प्रकार से समायोजित करता है। ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना बनती है कि इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो आज की इस परिचर्चा में हम इसी टॉपिक पर अब आने वाले समय में बात करेंगे। जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको उसका मुकाबला करना है, या उससे जो कुंठा, उससे जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उस तनाव से अपने आप को बचाना है, तो आपके सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रक्षात्मक और दूसरा है पलायनवादी। रक्षात्मक का मतलब आप किस प्रकार से उस परिस्थिति में अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी ईगो की रक्षा कर रहे हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, कई बार जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड ने यह शब्द दिया है। और दूसरा है पलायन। पलायन शब्द से ही मतलब पता चल रहा है कि मैदान छोड़ के भाग गया, रण छोड़ दास, आप चांचड़ बन गए उस स्थिति में।
तो रक्षात्मक का मतलब है कि आप किस प्रकार से उस परिस्थिति से डील करने के लिए अपनी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थिति आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, आपको चिढ़ा रही है। और पलायन का मतलब है कि छोड़कर भाग जाओ। तो पलायन तो क्लियर है ही। हालांकि पलायन जो है वो प्रथम दृष्टया व्यक्ति को लगता है कि हां भाई यार ठीक है यार, कौन करा, छोड़ दियो। लेकिन पलायन सामाजिक दृष्टिकोण से या जिस प्रकार के हम पारिवारिक दृष्टिकोण से या खुद आत्मिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से कभी भी समायोजन की सही युक्ति नहीं मानी गई है। समायोजन को हम बेसिकली 4 भागों में तोड़ते हैं। रक्षात्मक प्रणाली की जब हम बात करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, पहली युक्ति है प्रत्यक्ष समायोजन, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है क्षतिपूरक और चौथा है आक्रामक। हालांकि जब आप क्षतिपूरक यानी कंपनसेटरी एडजस्टमेंट की बात करेंगे, जब आप एग्रेसिव एडजस्टमेंट की बात करेंगे, हम जब इस पे आएंगे तब आप देखेंगे कि क्षतिपूरक और आक्रामक कोई अलग ढंग नहीं है, अलग तरीका नहीं है, यह भी अपने आप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका ही है, कुछ और नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आक्रामक भी कुछ और नहीं है। उसके अंदर जब आप गूढ़ स्तर पर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आक्रमण शैलियां जो हैं समायोजित होने की, उसमें से कुछ प्रत्यक्ष भी हैं, कुछ अप्रत्यक्ष भी हैं। क्षतिपूरक में भी कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं। लेकिन यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है क्या? जब भी आप समायोजित होना चाहें तब आप देखेंगे कि उस परिस्थिति में 2 ऑब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो व्यक्ति स्वयं और दूसरी वो परिस्थिति जो उसके ऊपर हमला कर रही है। मानते हो या नहीं? जैसे आप पढ़ रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आ रहे। तो 2 चीजें क्या है इस पूरी कहानी में महत्वपूर्ण? एक तो आप स्वयं और दूसरे वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो क्लास जो समझ में नहीं आ रही है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण कुसमायोजन, मॉल एडजस्टमेंट हो रहा है व्यक्ति, और उस मॉल एडजस्टमेंट को हमें वेल एडजस्टमेंट में तब्दील करना है। यही पूरी कहानी है। समझ में आई बात? अब आते हैं प्रत्यक्ष तकनीक पे। तो प्रत्यक्ष तकनीक का अभिप्राय है कि व्यक्ति स्वयं में और अपने लक्ष्यों में चेतना के स्तर पर परिवर्तन करे, और उससे जब वो डील कर रहा है, उससे जब उसका साक्षात्कार हो रहा है, तो चेतना के स्तर पर साक्षात्कार करे और फिर उस परिस्थिति का सामना करे। तो यह है प्रत्यक्ष तकनीक। अब जब हम अप्रत्यक्ष तकनीक पर आते हैं, तब हम उस परिस्थिति में सुधार करने की बजाय, इस ऑब्जेक्ट में सुधार करने की बजाय हम अपने आप में ही किसी किस्म के सुधार कर लेते हैं। तो यह आपकी अप्रत्यक्ष तकनीक है। कैसे? आइए समझिए। बहुत अच्छे से हम इस चीज को डील करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष तकनीक पर बात करते हैं। बाधा निराकरण, इन शब्दों को भी याद रखिएगा, और इन शब्दों के साथ जो 1-2 मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बताऊं, उन एग्जाम्पल्स को भी याद कीजिएगा। खुद से भी, ये आपका होमवर्क भी है आज का, खुद से भी आप 1-2 इस प्रकार के उदाहरण बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिनसे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो। बाधा निराकरण की बात करते हैं, रिमूविंग द हर्डल्स। हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की। एक समस्या आई, समस्या ने आपके ऊपर तनाव क्रिएट किया, आपने उस समस्या का समाधान खोजा उस समस्या में ही। कैसे? समझते हैं। मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार जब पेपर हुआ, बहुत अच्छे से मेहनत करके पेपर देने गए थे, लेकिन सर 150 मिनट के अंदर 150 सवाल नहीं हुए, पेपर छूट गया, और सब कुछ आते जाते भी मैं पिछली बार के पेपर में शिक्षक बनने से वंचित रह गया। क्या करेंगे? सर मैं अपनी स्पीड सुधारूंगा, मैं अपनी शैली को सुधारूंगी। सर मैं प्रश्नों को पढ़ने में समय बहुत लगाता था, मैं अब उस प्रश्न को पढ़ने में कम समय लगाऊंगा और उसको जल्दी पढ़ के उसका बहुत जल्दी आंसर निकालूंगा, और फिर उस वक्त मैं OMR भर दूंगा, और देखना सर इस बार मेरा आंसर पूरे टाइम में करेक्ट हो जाएंगे और मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में एक बाधा थी, बोलो हां या ना? थी गुरुजी। उस बाधा को आपने दूर किया, हां या ना? बिल्कुल गुरुजी। यही बाधा निराकरण होता है। फिर आता है सर मार्गांतीकरण, चेंजिंग द वेज।
आप हारे नहीं हो परिस्थिति से, फिर एक परिस्थिति आई, परिस्थिति ने आपके ऊपर अटैक किया, आप तनाव से ग्रसित हुए, फिर परेशान हुए, फिर रीट का एग्जाम्पल लेते हैं कि गुरुजी रीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मनोविज्ञान की परिभाषाएं याद नहीं होती, क्या करें। बहुत बार कॉपी किताब लेकर बैठते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन याद को नहीं हो रही, के करा। और गुरुजी घरा काम भी बोलो रहे, जैसे मान लो अपने घर में कुछ हाउसवाइफ्स भी होंगी जो पढ़ रही हैं, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं। अब कह रहे हैं गुरुजी घर में अब कॉपी खोल बैठ जाओ तो घर का और आशी का अलग है, देखो पढ़ी, कुछ भी हो सकती है, किसी के भी घर की कैसी भी परिस्थिति हो सकती है। तो गुरुजी मैं तो एक काम करो, या मैं एक काम करी गुरुजी, मैं जका भी नोट्स बनाए हा ना मेरा, बाकी फोटो खींच ली और मेरे मोबाइल में रखना रखूं। अब जब भी मैंने टाइम मिलना, कठिन बठिन जहाँ चाय पीती या फलका बेलती, जब मैं भी मोबाइल में से देख लूं कि अच्छा अपनी बात सही आदमी की देड़ी है, ठीक है, याद होगी। या कोई व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है कि गुरुजी मैं ऑफिस जाया करूं, कुछ जॉब है, काम है, लेकिन मैं जब बस में जाता जना मैं मोबाइल का मायना मेरा नोट्स की फोटो खींच ले, तो अब हर जगह कॉपी तो ले जानी पॉसिबल को नहीं, तो भी एक एक परिभाषा की मैं फोटो खींच ली और भी समय मेरी जो भी चीज़ मुझे याद नहीं हो रही थी वो मैंने याद कर ली। तो ये चेंजिंग द वे ही हुआ ना। आप जिस रास्ते से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, लक्ष्य में परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी लक्ष्य वही रखा है आपने। जिस रास्ते से आप उसे परिवर्तन करना चाहते थे, आपसे उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया, तो आपने क्या किया, आपने उसका रास्ता बदला, चीज को नहीं बदला, आपने अपने रास्ते में कुछ सुधार किया और आप उस जगह तक पहुंच गए। तो ये चेंजिंग द वेज है। फिर आते हैं अवधान प्राप्ति में। यह आपने अक्सर देखा होगा, कई बार कुछ बालक होते हैं जिनको लगता है कि यार कोई मेरी सुन नहीं रहा, तब वो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं जिनसे लोग उन्हें सुने। ये प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है। अप्रत्यक्ष में जब हम आते हैं तब इसे रिग्रेशन के नाम से पढ़ते हैं, जब हम प्रत्यक्ष में पढ़ते हैं तब हम इसे अवधान प्राप्ति के नाम से पढ़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको अटेंशन चाहिए होता है और उसके लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे लोगों का उनकी ओर ध्यान जाए। ये क्या है, ये अवधान प्राप्ति है, गेटिंग अटेंशन। फिर अगले पर आते हैं अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एम्स। गुरुजी आईएएस की एग्जाम की तैयारी करी, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन सपना था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है। लगा कि थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने प्रयास किया कि एक काम करते हैं, इस बार वाला आईएएस का अटेम्प्ट नहीं देते हैं, इस बार आरएएस का अटेम्प्ट देते हैं। और गुरुजी मैं इस बार सेलेक्ट हो गया या मैं सेलेक्ट हो गई। आपने अपने लक्ष्य में सुधार किया, लेकिन उसके आसपास का ही कोई लक्ष्य पकड़ा। गुरुजी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दी थी, जो उसमें इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि रीट की जब परीक्षा आएगी उसको मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मेरा सपना है मैं सरकारी शिक्षक बनूं। आपने अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन किया, सब्स्टिट्यूशन किया। यही सब्स्टिट्यूशन ऑफ एम्स है। और इसमें जब हम आते हैं एनालिसिस और डिसीजन में, यह भी अपने आप में एक प्रत्यक्ष विधि है। एनालिसिस और डिसीजन का मतलब कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आपने देखा कि कहीं पर चूक हो रही है जो इन सारे तरीकों से समझ में नहीं आ रही। फिर आप एक टीचर के पास गए, किसी व्यक्ति के पास गए, किसी दोस्त के पास गए, परिवार के पास बैठ के आपने निर्णय लिया कि यार इसको, इस समस्या को कैसे सुधारा जाए, ये जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे, इन टॉपिक्स को किस प्रकार से क्लियर किया जाए। और जब आप उस पर बार बार आपने चिंतन किया, तब आप एक जगह पर पहुंचे कि यार पिछली रीट के अंदर ये 5 कारण थे जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस आने वाली रीट में मैं इन 5 कारणों में से उस एक कारण को तो इस तरह से दूर करूंगा, दूसरे कारण को इस तरह से दूर करूंगा कि जैसे मान लो रीट के अंदर मनोविज्ञान टॉपिक तो मेरा क्लियर नहीं था, एक चीज, मैं ओएमआर में भी 2-3 क्वेश्चनों में गलती करके आ गई या आ गया, दूसरी चीज, मेरा पेपर भी पूरा समय पर नहीं हुआ, 3 चीज, और चौथी चीज, मैं जब पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा था या कर रही थी तो मैंने बहुत लेट पढ़ाई शुरू करी। आपके पास वो सारे कारण हैं जिनसे आपने विश्लेषण किया और अब आप बहुत अच्छे से डिसीजन लें। हो सकता है उस डिसीजन में आप ये भी सोच लें कि इस बार छोड़ो, रीट नहीं देते हैं, किसी और परीक्षा की तैयारी करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि नहीं यार रीट को ही छोड़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन वो निर्णय उस परिस्थिति से भागना नहीं है, वो पलायन नहीं है, वो निर्णय आपने एनालिसिस और डिसीजन लेकर लिया है। और हो सकता है आप फिर बाधा निराकरण करें, आप मार्गांतीकरण करें, आप अवधान प्राप्ति करें, आप किसी भी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन कर लें अपने एम का, जो भी आपको उचित लगे। तो ये सारे वो प्रत्यक्ष तरीके हैं, वो डायरेक्ट अप्रोच है
जिनके जरिए व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? अब आते हैं इस प्रश्न पर। इससे पहले एक बार अप्रत्यक्ष तरीकों को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, और फिर विशुद्ध रूप से हम इन प्रश्नों के ऊपर आएंगे। जब आप अप्रत्यक्ष तरीके से आते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप अवचेतन स्थिति से डील करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं, अपने मन को समझाते हैं। अंगूर खट्टे हैं भाई, सुना होगा ना, वो एक लोमड़ी की कहानी सुनी है कि जो कूद रही थी, नई अंगूर पकड़ में, यार अंगूर खट्टा है यार, खाई काम काज है, कौन खावा बात हो। ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष विधि ही है। एक एक बार इस पूरी विधि को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक विधि आती है जिसे शोधन कहते हैं, सब्लिमेशन जिसका नाम है। हिंदी में इसे उदात्तीकरण या फिर उन्मोचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्तीकरण या फिर उन्मोचन। फ्रायड साहब ने इसके ऊपर काम किया है काफी, और फ्रायड साहब की जो पुत्री है एना फ्रायड है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, रिसर्च करी है इस चीज के ऊपर, किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है अप्रत्यक्ष तरीके से। हालांकि हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने स्तर पर समझना है कि शोधन, सब्लिमेशन आखिर होता क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर एक विशेष किस्म की कोई जिज्ञासा थी, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी, अब आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उससे मिलता जुलता कुछ इस प्रकार का लक्ष्य लिया और उस लक्ष्य की ओर आपने अपने आप को ट्रांसफर कर दिया और पूरा जीवन फिर उसी लक्ष्य को लगा दिया, तो यह सब्लिमेशन है। जैसे मान लीजिए कोई एक कामोत्तेजक व्यक्ति है, सेक्सुअली अराउज्ड कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, और बाद में उसे लगे कि समाज मेरे इस प्रकार की जो विचारधारा है उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो वो कला की ओर अपने आप का रुझान कर दे। वो लेखन में या फिर नृत्य में या संगीत में या फिर पेंटिंग में इस प्रकार की कला को अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसे में समाज उसको, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो शक्ति है उसकी, वो सारी चैनलाइज होकर कहीं और लग गई। तो सब्लिमेशन यानी शोधन यानी उदात्तीकरण, उन्मोचन कुछ और नहीं है कि आपने अपनी शक्तियों को, आपने अपनी ऊर्जा को एक जगह से स्थानांतरित करके दूसरी जगह लगा दिया सकारात्मक रूप से। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि कुछ नहीं कर पा रहा है जीवन में और कुछ चाहता है, प्रेम में किसी के फंस गया और प्रेम में असफल रहा। अब उसने अपनी सारी एनर्जी, एक परीक्षा आयोजित हुई जिसमें डिफेंस की परीक्षा थी, एनडीए की परीक्षा, सीडीएस की परीक्षा, उस परीक्षा में लगा दी और अंत में देश के नाम अपना जीवन कर दिया। तो इस प्रकार से आपने जिस प्रकार से अपने आप को चेंज किया, सब्लिमेट किया, शोधन, उदात्तीकरण, उन्मोचन, इसी का नाम है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा है तादात्म्य स्थापित करना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। तादात्म्य स्थापित करना। तादात्म्य स्थापित करने का अभिप्राय है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब, कोई आदमी जिंदगी भर कुछ कर रहा था, नहीं कर पाया, और बाद में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, अपनी पहचान को दूसरों के सामने रखने में परेशान होने लग जाए, तो कुछ इस तरह के रास्ते निकाले जिनके जरिए वो अपनी पहचान दूसरों तक बताए कि भाई मैं तो ये हूं, वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। कैसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जिसने एक मोटरसाइकिल लेकर आया और किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दी, एक्सीडेंट हो गया, पूरा गांव उसे मारने आ गया, लोग पीटने आ गए। अब वहां पर खड़ा होकर ये जानता है वो कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, वो ये भी जानता है कि मेरी गलती थी, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए वो गलियां कैसे निकाले। तो वो क्या बोलता है, आजकल बहुत अपने फिल्मों में भी देखा होगा, जानते हो मेरे पिताजी कौन है, मैं फलाना जी का बेटा हूं, मेरे चाचा एमएलए हैं, मेरे भाई साहब हैं वो पुलिस के अंदर हैं, मेरे फलाने जी हैं वो वकील हैं। ऐसे करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि ये मुझसे गलती हुई है, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने स्पीड क्रॉस कर दी लिमिट को और मैंने ये गाड़ी में किसी व्यक्ति के ऊपर ठोक दिया, मैंने इसका एक्सीडेंट कर दिया। वो 5-7 तरह से और अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, लोगों के सामने ये बात कहता है।
अब जब मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो याद करवाता हूं आपको, आज के 2-3 हफ्ते पहले, महीने भर पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। उस टॉपिक में हमने बात करी थी एक मनोवैज्ञानिक की जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं। याद आ रहा है? जीवन की वो एक अवस्था जिसमें व्यक्ति को पहचान को लेकर व्यक्ति में संकट आते हैं। वो कौन सी अवस्था है बताओगे? किशोरावस्था है। और ये भी बताइए मुझे, ये होमवर्क है आपका, ये मैं नहीं बताने वाला हूं कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी। कौन वो मनोवैज्ञानिक हैं जो विकास की उस सिद्धांत में, अपने सिद्धांत के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं। आइए, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं आश्रित होने पर। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष समायोजन विधि है। आप विद्यार्थियों के जीवन की ध्यान से सुनना। आश्रित होना मतलब बिकम डिपेंडेंट। कोई विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ना चाहता है, असफल हो गया। आश्रित होने का मतलब क्या है कि किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे, तनाव आया, अब आपने अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया। अब बोला भाई तू ही है, तू ही गेलो पार लगा सी मेरो मन तो क्यों गुन बेरो। ये क्या है? ये आश्रित होना है। और आप उनको यार ओ ले जैसी मन कोई मतलब को नहीं, ओ मन बतासी भी मैं करशूं। अब मैं ये बात शुरू में कह रहा था कि आपके जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, तो सुनिए। मान लीजिए आप क्या है कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, और रीट की तैयारी पिछली बार करी नहीं सफल हुए, इस बार करी नहीं सफल हुए, उससे पहले भी सब करी तब नहीं सफल हुए। अब आपने मान लो किसी शिक्षक के संपर्क में आए, या कोई पड़ोस में कोई एक बालक है जो सफल हो रखा है, उसके संपर्क में आए, उससे पूछा अरे छोड़ तू तैयारी व्यारी करी के करीब, और छोड़ तू आ बता किताब कौन सी पढ़ रहा है तू। गुरुजी मनोविज्ञान मत पढ़ाओ, पहले तो ये बताओ किताब कौन सी है जिसको मैं लेके आऊं, उस किताब को पढ़ूं मैं। फिर गुरुजी ने बता दिया, मान लो ये ABCD नाम की किताब उठा लो, कुछ नहीं पता उठा ली किताब। अरे बस ये गुरुजी ने मेरे को ब्रह्मास्त्र दे दिया, अब मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी। कैसे? क्योंकि गुरुजी ने बता दिया। अब मैं आश्रित हो गया, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूं कि गुरुजी ने क्या सोच के बताइए, वो किताब काम की भी है क्या। वो किताब हो सकता है रिसर्च के लेवल की हो, वो किताब पाठ्य पुस्तक या परीक्षा को पास करने के स्तर की हो ही ना, पर हाँ भाई गुरुजी ने बोल दिया ये ले आओ। या फिर कोई एक दोस्त है, वो 5 बजे उठ के पढ़ता है, वो पिछली बार टेस्ट में सफल हुआ था, आपने भी 5 बजे उठकर पढ़ डाला, उसकी परिस्थितियां कुछ और होगी, वो किसी और तरीके का व्यक्ति होगा, लेकिन हम आश्रित हो जाते हैं। कई बार ये युक्ति फायदेमंद रहती है, कई बार नहीं भी होती। तो आप समझ रहे हो, आश्रित होना या बिकमिंग डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आपने अपने तनाव को कम करने के लिए, या फिर उस असफलता से बचने के लिए, या उस निराशा से बचने के लिए एक ऐसा मार्ग सुझाया, और उस मार्ग से ही आप जुड़ गए। भाई यार समझ वही तो था, भाई समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं ये वाली किताब उठा लाते हैं। किसी दूसरे ने कहा कि भाई तू छोड़ वो किताब, ये वाली किताब पढ़, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है आ उठा लो। ये क्या है? ये आश्रित होना ही है। और फिर आपके अंदर आपको लगता है हाँ भाई, मन में खुशी तो आती है कि हाँ अरे वाह आज बहुत अच्छी किताब लेकर आया हूं मैं, अब थारो भाई मास्टर बन जाओ। तो ये आश्रित होना या बिकमिंग डिपेंडेंट होना ही है। बहुत सरल से उदाहरण से हम इन्हें समझते हैं। फिर आते हैं औचित्य स्थापन यानी रैशनलाइजेशन का मतलब। औचित्य स्थापन या रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आप किसी समस्या के मूल कारण पर नहीं गए, किसी समस्या का मूल जो रीजन था, उस समस्या के जरिए आपकी असफलता का या आपकी निराशा का आप उस पर नहीं गए, आपने कोई और ही रास्ता निकाला और बोला ये कारण था भाई मैं जिस कारण मेरा ये काम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे आपको क्लास में पहुंचना है, आप नहीं पहुंचे। गुरुजी ने पूछा भाई क्यों नहीं पहुंचे? गुरुजी बस ही लेट आई ही आज। भाई मेरी गलती नहीं थी, बस लेट आ गई थी गुरुजी। या फिर आप में से कोई विद्यार्थी हो जो बाइक से आता हो, हाँ भाई लेट क्यों गए आज? तुम तो बाइक से आते हो। गुरुजी रोड पर बहुत ट्रैफिक था, मैं तो बहुत टाइम पर चलता हूं लेकिन रोड पर ट्रैफिक बहुत था। तो आपने क्या किया? आपने एक औचित्य, इसे तादाद औचित्य स्थापित किया। आपने अपने आप को रैशनलाइज किया और रैशनलाइज करके आपने अपनी बात को रखा। यह क्या है? यह औचित्य स्थापन है। क्लियर? अगली स्थिति पे चलते हैं जिसे रिप्रेशन और सप्रेशन कहा जाता है। रिप्रेशन मतलब दमन, शमन, कुछ हद तक एक ही चीज है, दोनों समझने की कोशिश करते हैं।
कि मान लीजिए आपके पास किसी किस्म की कोई परिस्थिति आई कभी जीवन में, और आपने उस परिस्थिति से जब आप लड़े, आप उस परिस्थिति से आपने दो दो हाथ किया, आप असफल हुए, और उस असफलता के परिणाम स्वरूप आपने बाद में उस चीज के ऊपर विचार करना ही बंद कर दिया कि छोड़ो यार, इस बारे में बात ही नहीं करते। मान लो कभी 10वीं 12वीं के दौरान आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी होगी, कोई IIT की परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, 3-4 साल आपने मेहनत करी, परीक्षा में सफल नहीं हुए, बाद में आपका परीक्षा प्रणाली से ही मोह भंग हो गया। आपने कहा जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा नहीं दूंगा, और उस इच्छा को, मन में इच्छा भी है कि काश मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सफल होकर दिखाऊं उसमें, और धीरे 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 आपने उस चीज को अपने जीवन से हटा दिया, दबा दिया। यानी एक परिस्थिति थी, एक स्ट्रेस था जिसने आपके ऊपर अटैक किया, और उस अटैक की वजह से आपने उस सारी परिस्थिति का दमन कर दिया। जब हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जब हमने फ्रॉयड को पढ़ा था व्यक्तित्व में, तब भी हमने इस चीज के ऊपर, रिग्रेशन के ऊपर डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। रिप्रेशन पर माफ कीजिएगा, दमन के ऊपर जब हमने डिस्कशन किया था। क्लियर है? इसके बाद जो स्थिति आती है उसे कहते हैं प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब आपने अपनी सफलता, माफ कीजिएगा असफलता का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ दिया कि भाई गणित में कम नंबर क्यों आया, सेक का ही आया, मेरा थोड़ी आया है खाली, सही टापर कमजोर है आपकी बार। तो एक कई बार बच्चे करते हैं ना इस तरह की चीजें, आपके उन्हें पूछते हो कि बेटा ये क्वेश्चन क्यों नहीं हल हुआ, ये किसी से ही नहीं हुआ, मुझसे नहीं, किसी से ही नहीं हुआ। तो ये वाली जो स्थिति है ये आपकी प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण कहलाती है। भाई इस बार रीड क्लियर क्यों नहीं कर पाए, अब कड़क के है कि एग्जाम ही टाइम पर को नहीं हुई, और ना पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ पेपर था, सबका ये टफ हुआ। तो ये जो चीज है ये प्रक्षेपण है। आपने क्या किया, आपने अपना दोष परिस्थितियों पर मत दिया, आपने सारी चीजें जो हैं खुद को तो बचा लिया उससे, और आपने दूसरी परिस्थितियों पर, बाकी परिस्थितियों पर अपने जो आपका दोष था वो मट दिया। यही आपकी प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन टेक्निक कहलाती है। फिर आती है विपरीत रचना, जिसे रिवर्सल रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर प्रतिक्रिया निर्माण भी कहा जाता है। इसे कई किताबों के अंदर दिया हुआ है। प्रतिक्रिया निर्माण, विपरीत रचना। कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है लेकिन कोई निराशा है उसको, कोई गुस्सा है किसी चीज के प्रति, कुंठा है, लेकिन सामने पब्लिक में वो उससे ठीक विपरीत स्थिति दिखाए। जैसे कोई सौतेली माता है जो अपने सौतेली जो पुत्र है, पुत्री है, उससे प्रेम नहीं करती, लेकिन पब्लिक प्लेस में बहुत प्यार से पेश आती है अपने पुत्रों से, पुत्रियों से, जो उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। यह परिस्थिति क्या है, यह आपकी रिवर्सल फॉर्मेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण के अंतर्गत आती है। कि जैसी स्थिति आपके सामने आई, आप उसके ठीक विपरीत आचरण करके दिखा रहे हो, यह रिवर्सल फॉर्मेशन है या रिएक्शन फॉर्मेशन है। फिर आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। आपने अपने अंदर जो गुस्सा था, जो कुंठा थी, जो तनाव था, उसको कहीं और डिस्प्लेस कर दिया। स्कूल में थाने गुरुजी मार्या थे, गराजार छोट क्या बाई ने कूटर लाग गा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कि आपके ऊपर जो तनाव आया आपने सीधा कहीं और ट्रांसफर कर दिया उसको। देखिए, हो सकता है इनमें आपको लग रहा हो कि सर ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती लग रही है, लेकिन इसको बहुत बारीकी से अध्ययन कीजिए। हर एक से जुड़ा हुआ एक फैक्टर उठाइए, एक उदाहरण उठाइए, और उस उदाहरण को दिमाग में मेमोराइज रखिए, और उस उदाहरण से इर्द गिर्द 2-4 और उदाहरण अपने स्तर पर बनाइए। तब आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। और अव्वल एक बार ये सारे क्लियर हो गए, उसके बाद ये टॉपिक और इससे आने वाले सवाल आप विश्वास करके कह सकते हैं अपने आप से कि हाँ बिल्कुल, इससे मैं अच्छे से सवाल कर लूंगा इस टॉपिक के। हम विस्थापन पर थे। विस्थापन का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो तनाव, जो स्ट्रेस, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन रही, आपने उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। ऑफिस में बॉस से या आपके सीनियर से झगड़ा हुआ, घरना अर्थे तारी लुगाई से लड़ लाग गा। ये क्या है, ये विस्थापन ही है। फिर आते हैं प्रतिगमन पर।
प्रतिगमन यानी रिग्रेशन, ये कुछ कुछ वही चीज है जो हमने प्रत्यक्ष के अंदर गेटिंग अटेंशन में पढ़ी थी। प्रतिगमन का मतलब क्या है, इसको एक बहुत सरल से उदाहरण से हम अक्सर पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तकों में भी लिखा हुआ था कि घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसने देखा कि उसके छोटे भाई का जन्म हुआ है, वो बच्चा 4-5 साल का ही है और उसने देखा कि उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, अब घर का सभी को ही लाड कर रहा है, तो वो भी वैसी ही गतिविधियां करेगा, वो भी पीछे की तरफ, प्रतिगमन का मतलब पीछे की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ताकि उसको भी वही प्रेम मिले, उसको भी वही लाड प्यार मिले जो उसके छोटे भाई को दिया जा रहा है। और गेटिंग अटेंशन भी कुछ कुछ वैसी ही चीज थी कि प्रत्यक्ष रूप से आप कुछ इस तरह की चीजें करें जिनके जरिए आप ये कह सकें कि भाई मैं वो हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप में से कोई लोग अपने वर्तमान जीवन की सफलताओं की बात करें कि भाई मैं ये हूं, कोई कहे मैं ऐसा कर रहा हूं, कोई कहे मैं ऐसा कर रहा हूं। अब कोई व्यक्ति उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा महसूस कर रहा हो कि यार मैं क्या बोलूं, ये तो कह रहा है कि मैं इस वक्त मैंने एसएससी क्लियर कर लिया, एक कह रहा है मैंने रीट क्लियर कर ली, एक कह रहा है मैंने फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर ली, तो बीच में वो एक भाई आ पड़ो झंडो ले रहा है कि थान बेरो है मेरा 10वीं में 95% बनया हा, अबार के कह रहा बल अबार तो मैं यही हांडू हूं पर 10वीं में मेरा 95% बनया। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से आप उस प्रतिगमन ही तो कर रहे हो, आप पुरानी परिस्थितियों में लौट रहे हो ताकि आपको टेंशन मिले, ताकि आप अपनी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके अंदर तनाव आ रहा है उसके प्रति अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला है दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग या जिसे फैंटेसी भी कहते हैं, जिसे कल्पना भी कहते हैं, कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जो आप जानते हो कि मैं तार्किक स्तर पर, यथार्थ के स्तर पर तो इस घटना से पार नहीं पा सकता, कल्पनाओं में आपने एक ऐसी दुनिया बना ली जिसमें आपको लग रहा है कि हां भाई रीट भी क्लियर हो गई है, टीचर भी बन गए हैं, पोस्टिंग भी आ गई है, सब कुछ हो गया है, सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है सपनों में, कल्पना के स्तर पर, और वास्तविकता में अभी तक यह नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है रीट का। यह क्या है, यह दिवा स्वप्न ही है। इसका उदाहरण मैंने जब फ्रॉइड को भी पढ़ाया था तब भी मैंने वही उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को मैं आज आपको दे रहा हूं। एक फिल्म आई है शंकर की 2005 के अंदर, तमिल फिल्म है जिसका नाम है अनियन, और अंग्रेजी माफ कीजिएगा हिंदी में उस पिक्चर का नाम है अपरिचित, द स्ट्रेंजर। चियान विक्रम जो है वो उसके हीरो हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें एक व्यक्ति को जो वकील होता है और बहुत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उस व्यक्ति को एक बीमारी होती है मल्टीपल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो चाहता है कि समाज में सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो, लेकिन नहीं हो रहा। लोग रूल्स का पालन नहीं कर रहे, लोग रेड लाइट का पालन नहीं कर रहे, लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे समय पर, और भी इस तरह की गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो वो मन में कल्पना करता है कि काश इन सबको यमराज जो है वो सजा दें, गरुड़ पुराण के जरिए इन्हें सजा मिले। कुछ इस तरह का एक उसमें स्टेटमेंट है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजय अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। इस तरह की वो बातें करने लग जाता है, कल्पनाओं में जीने लग जाता है। तो ये डे ड्रीमिंग ही है, ये फैंटेसी ही है। और उसके बाद परावर्तन विड्रॉल, जिसे हमने अभी अभी पलायन के स्तर पर पढ़ा था। विड्रॉल का मतलब यही है कि आप चीजों से हाथ पीछे खींच लें। अब परावर्तन को जब हम अप्रत्यक्ष विधि के रूप में पढ़ते हैं तब परावर्तन दो तरीके से होता हुआ प्रतीत होता है। इन इतनी विधियों में आप देखिए, बाकी सारे में आप बढ़ तो आगे ही रहे थे, आपने लक्ष्य की ओर ही बढ़े, चाहे आप थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़े, चाहे आपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए तरीकों में कुछ फेरबदल किया, लेकिन दो तरीके ऐसे थे जिनमें आप लक्ष्य की ओर ना बढ़ के आप पीछे की ओर मुड़े। कौन कौन से? उसमें एक तो आपका तरीका हमें जो देखने को मिला वो था आपका रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन, और दूसरा जो तरीका देखने को मिला था वो तरीका था आपका डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न। तो जब हम परावर्तन को पढ़ते हैं, विड्रावल को पढ़ते हैं,
तो इस विड्रॉल, इस परावर्तन में दो ही चीजें आती हैं जो अक्सर देखने को मिलती है कि परावर्तन जब व्यक्ति करता है, विड्रॉल जब पीछे मुड़ता है व्यक्ति, तो दो तरीके से कर सकता है। या तो वो डे ड्रीमिंग करने लग जाए, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे कई बार नहीं होता कि बच्चे कहते हैं कि यार परीक्षा समय पर होगी, तो दूसरा बच्चा अरे नहीं होगी, अपन ये करेंगे और इसके बाद ऐसे कर लेंगे, उसके बाद वो करेंगे और फिर देखना एग्जाम नहीं होगी। तो ये क्या है? ये डे ड्रीमिंग ही तो है। इससे बढ़िया तो किताब खोलकर पढ़ने ही लग जाओ। और दूसरा है प्रतिगमन, जिसमें हमने अभी बात की थी कि आदमी पीछे की ओर स्टेप लेता है। यह प्रतिगमन और दिवा स्वप्न जो हैं, इनको आपने परावर्तन में समझा। अब आइए समझते हैं। मेरे ख्याल से समायोजन की युक्तियों को हमने बहुत डिटेल में समझा है, एक एक युक्ति को समझा है बहुत अच्छे से, उससे जुड़े हुए हमने कुछ उदाहरण भी समझे, और अब हम इससे जुड़े हुए सवाल करते हैं और सवालों के साथ साथ जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को भी समझेंगे। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? दो थे, एक प्रत्यक्ष था, एक अप्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष चेतना के स्तर पर काम करता है, अप्रत्यक्ष जिसमें आप अचेतन स्तर पर काम करते हैं। क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि? नहीं जी, समस्या समाधान तो प्रत्यक्ष तरीका है कि आपने उस समस्या में जो बाधा आई उसको दूर किया और समाधान कर लिया। दूसरा है रक्षात्मक यांत्रिकता, बिल्कुल डिफेंस मैकेनिज्म, और हमने 8 से 10 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। फिर है व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि में आपने पर्टिकुलरली इंडिविजुअली किसी काम को किया? नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षात्मक यांत्रिकता, यानी ऑप्शन बी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। समायोजन तंत्र बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। समायोजन तंत्र मतलब किस प्रकार से आप समायोजित करें, उसमें आप पहले तो भूतकाल को देख रहे हैं, उस समस्या के से पहले मेरी क्या स्थिति थी, वर्तमान में वो समस्या किस तरह से मेरे सामने खड़ी है, और प्रस्तावित व्यवहार कि मैं इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता हूं। कल की कक्षा याद कीजिए, कल क्रियात्मक अनुसंधान जब हमने पढ़ा था तब हमने उपकल्पना निर्माण, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना निर्माण पढ़ा था कि किसी समस्या के समाधान के लिए आप कितने तरीके अपना सकते हैं और उन तरीकों में से आप कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। वही चीज यहां पर है। और उन प्रस्तावित व्यवहारों के अनुमोदित कारण कि ऐसे क्या कारण, उससे क्या क्या कारण होंगे, और फिर उसको आपने तार्किक और सामाजिक रूप से भी सोचा है। यानी जो प्रस्तावित व्यवहार आपके सामने हैं उनका आपने तार्किक और सामाजिक रूप से विश्लेषण भी किया कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आपने इवैल्यूएट किया। तो ये क्या है बताइए, इनमें से कौन सा तरीका है ये बताइए? परिमेयकरण, यानी कि जिसे हमने अंग्रेजी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए? एनालिसिस एंड डिसीजन। याद आ गया? मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। गुस्सा आया, खेल बाबागा, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उस व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? यानी अपना गुस्सा उस फुटबॉल पे निकाल दिया, उस गिल्ली डंडे पे निकाल दिया, कोई सो टायर चला तो अशी तो भी टायर पर गुस्सा काट रहे हो आपको। तो ये कौन सा तरीका है? जब आपने अपनी गुस्से को या अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कहीं और स्थानांतरित कर दिया। बताइए, क्या यह प्रक्षेपण है, क्या यह विस्थापन है, क्या यह प्रतिक्रिया निर्माण है, या यह उदात्तीकरण है? यह है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये वही है, याद कीजिए, घर पे स्कूल में लड़ाई हो गई और आपने छोटे भाई पर गुस्सा निकाला है, याद है? ये वही बात हो रही है। विस्थापन का मतलब वही। यहां भी तो ना, बच्चे को गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, और वो गुस्सा उसने उस चीज पर तो नहीं निकाल सकता। मान लो घर परिवार पे, माता पिता पर ही गुस्सा आ रहा है, उन्होंने डांट दिया किसी चीज से, अब लेके अपनी बॉल भाग गए बाहर और उस बॉल को कूट रहे हैं जचा के। तो ये क्या है? ये विस्थापन है। प्रक्षेपण क्या था? याद करिए, वापस दोहरा लेते हैं। प्रक्षेपण मतलब वो जब आप परिस्थितियों पर दोष मढ़ देते हैं, प्रोजेक्शन टेक्निक, कि सर मेरे गलत नहीं हुए क्वेश्चन, सभी के गलत थे, याद है? वही प्रक्षेपण तकनीक है। प्रतिक्रिया निर्माण,
रिएक्शन फॉर्मेशन याद आ रहा है। एक सौतेली माता अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर प्रेम नहीं करती, लेकिन पब्लिक में, समाज में वो ऐसी छवि उत्पन्न करती है। और उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, प्रेम में असफल कोई व्यक्ति जिसके अंदर फिर एक ज्वाला उग जाए कि मुझे अब देश के लिए कुछ करना है और सेना में जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए, हो सकता है स्वर्ण पदक लेकर आए अपनी किसी स्थिति में, या हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड लेकर आ जाए, परमवीर चक्र, इस प्रकार की स्थिति। तो ये उदात्तीकरण है, सब्लिमेशन है। रक्षात्मक तंत्र सहायता करता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है क्या सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में। कई बोल रहे हो गुरुजी अजनबियों से निपटने में करता है, नहीं, ये तनाव या फिर दबाव से निपटने में, क्योंकि तनाव है उसी से आपको समायोजित होंगे, और रक्षात्मक तंत्र का उद्देश्य है आपको फिर से सुसमायोजित करना या फिर समायोजित करना। तो ये तनाव से निपटने में आपकी मदद करता है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ो। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? बोलो। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे ज्यादा संतोषजनक होगी? शारीरिक रूप से वो उस काम को नहीं कर सकता तो वो कल्पना बना लेगा। हमने एक बात करी थी ना, एक वकील वाला केस, फिल्म अनियन फिल्म, अपरिचित मूवी वाला केस देखा था, डे ड्रीमिंग, या फिर इसे फैंटेसी भी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है? डायरेक्ट की बात कर रहा है वो, कि बाधा आई और आपने उसका मुकाबला किया, आप पीछे नहीं हटे। प्रक्षेपण? नहीं सर, प्रक्षेपण तो हमने देखा था अप्रत्यक्ष तरीका है। दमन, इच्छाओं को दबा देना, दमित कर देना, नहीं ये भी नहीं। प्रतिगमन, रिग्रेशन, नहीं ये भी नहीं। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, एक व्यक्ति जिसका शिक्षक बनने का सपना था, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में हो सकता है अनुत्तीर्ण रह गया, तो बोला गुरुजी नहीं, शिक्षक बनना सपना है, मैं रीट क्लियर करूंगा। सिविल सर्विसेज में जाना सपना था, आईएएस बनने से चूक गया, तो गुरुजी कोई बात नहीं, मैं इस बार आरएएस का एग्जाम क्लियर करूंगा। तो ये लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है, ये ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है? विश्लेषण और निर्णय, बताइए। एनालिसिस वाला जो हमने देखा था, नहीं ना, वो तो डायरेक्ट था, क्वेश्चन भी आ चुका है। रुकावट को दूर करना, रिमूविंग द हर्डल्स, बाधाओं को दूर करना, नहीं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यह भी प्रत्यक्ष तरीका है। और उदात्तीकरण, उदात्तीकरण जो है वो हमारा अप्रत्यक्ष तरीका है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया, उदात्तीकरण। अब मजेदार देखने लायक बात जो है वो ये कि देखिए 2012 आरटेट में उसने प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका पूछा और 2015 में अप्रत्यक्ष पूछ लिया। सवाल को सीधा उल्टा किया। हम कई बार बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है उसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। आप पुराने प्रश्न जितने भी उठाएं, आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में इन्होंने यही किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है, यही चीज है। देखिए आरटेट 2011 के अंदर जो क्वेश्चन था जिसमें सब्लिमेशन नाम का एक शब्द दिया हुआ था, जिस बच्चे ने आरटेट 2011 के इस पेपर का अच्छे से विश्लेषण किया हो और देखा हो कि उदात्तीकरण क्या होता है, वो बहुत अच्छे से 2015 के अंदर इस प्रश्न को समझ जाएगा कि इस प्रश्न में उदात्तीकरण ही पूछा गया है। तो इसलिए समायोजन का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो सारे वही क्वेश्चन थे जो इससे पहले रीट की परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए एक बार पुनः डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आज जो भी चीज हमने इतने देर से पढ़ी। सबसे पहले हमने बात करी थी समायोजन आखिर होता क्या है। समायोजन को लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ था 2011 में, जिसमें कहा था कि समायोजन संतुष्ट किसे करता है? हमारी आवश्यकताओं को। और यह बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ड की परिभाषा भी थी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा प्राणी आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों से संतुलन स्थापित करता है। ठीक इसी प्रकार गेट्स कहते हैं कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन करता है ताकि वो अपने वातावरण के बीच में अच्छा संतुलन स्थापित करें। इसके साथ ही मैंने वॉन हेलर की एक परिभाषा आपको बताई थी कि एडजस्टमेंट इज नथिंग बट इन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इज सेम एंड इज इक्वल टू व्हाट वी से एडेप्टेशन इन बायोलॉजिकल टर्म्स, यानी समायोजन मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में ठीक वही है जो आपका अनुकूलन बायोलॉजिकल टर्म्स में होता है। क्या? उदाहरण से याद कीजिए, गर्मी आई आपने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनना, टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया, सर्दियां आई आपने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। फिर एक सवाल था जिसमें हमने विरोधाभास की बात की थी, विरोधाभास यानी कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। उत्तर क्या था? पद्धति वर्जन विरोधाभास। 3 तरीके के विरोधाभास देखे थे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस, यानी जिसमें दोनों ही चीजें प्लस प्लस हों, दोनों ही चीजें आपको पॉजिटिव लगें, अपने लिए फायदेमंद लगें। अवॉइडेंस में दोनों ही नकारात्मक हैं और अप्रोच अवॉइडेंस में एक सकारात्मक है और दूसरी नकारात्मक परिस्थिति है, और इनसे जो कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने अप्रत्यक्ष ढंग का एक तनाव को कम करने वाले तरीके को देखा, तो हमने याद किया कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो इसी प्रकार का होता है जिसमें आप अप्रत्यक्ष ढंग से अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं। समायोजन की युक्तियों में हमने देखा था डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक और पलायन जिसमें आप भाग जाते हैं। डिफेंस में हमने देखा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर हमने 2 तरीके देखे थे, क्षतिपूरक और आक्रामक, जिनको हमने समझा था कि क्षतिपूरक और आक्रामक कुछ और नहीं है, ठीक वही तरीका है। किस प्रकार से? आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्षतिपूरक का मतलब आपकी किसी किस्म में क्षति हुई, कोई बाधा थी जो आप पार नहीं कर पाए, आपने उसको कंपनसेट किया, आपने उस बाधा को दूर करने की कोशिश की, वो क्षतिपूरक ही तो है। और आक्रामक का मतलब है कि आप कोई परिस्थिति आपके सामने आई और आपने आक्रामक शैली अपनाई। आक्रामक शैली प्रत्यक्ष की बात करें, वही चीज है, अलग कुछ नहीं है। आक्रामक शैली कैसे? आपके सामने कोई परिस्थिति आई, कोई बाधा आई, फुटबॉल आप खेल रहे थे, आपने देखा कि आपका जो ओपोनेंट था उसने बहुत धीरे से आपके ऊपर अटैक किया। आप जब धीरे खेल रहे थे आपने और तेज बॉल को मारा और आप गोल तक पहुंचा गए बॉल को। और आक्रामक शैली को जब आप अप्रत्यक्ष ढंग से पढ़ेंगे तो वही डिस्प्लेसमेंट वाली बात कि आपका गुस्सा आपके सीनियर पर था लेकिन आपने वो गुस्सा अपने बच्चों पर या छोटे भाई पर निकाला, तो यही आक्रामक शैली है। क्षतिपूर्ति भी वही है कि कोई क्षति हो रही है, किसी चीज की कमी आ गई है, उस कमी को आप किस प्रकार से पूरी करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, जैसा कि हम बात कर रहे थे, डायरेक्ट समायोजित करने की, बाधा निराकरण, जो बाधा है उसे दूर करना, मार्गांतरीकरण, जिससे तरह से आपने मार्ग को चेंज कर लिया, आपने एक और रास्ता निकाला। स्क्रीनशॉट वाला उदाहरण याद है कि कॉपी तो हर जगह मैं नहीं रख सकता लेकिन मैंने मोबाइल के अंदर उसकी फोटो खींच ली। अवधान प्राप्ति, गेटिंग अटेंशन, जिसे हम रिग्रेशन के रूप में अप्रत्यक्ष ढंग से भी पढ़ते हैं। अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी आप जैसे आईएएस था, आईएएस की जगह आप आरएएस बन गए, उस तरह की चीजें। आप विदेश में पढ़ना चाहते थे लेकिन आपने भारत की एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी को चूज किया पढ़ने के लिए। विश्लेषण एवं निर्णय, एनालिसिस एंड डिसीजन, आपने पूरी तरह से तार्किक रूप से निर्णय लिया कि क्या चीज आपके लिए सही है क्या नहीं। उसके बाद अप्रत्यक्ष विधि में जब हम आए तब हमने सबसे पहले शोधन को देखा कि किस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने आप को ही दूसरे लक्ष्य की ओर स्थापित कर देता है। जैसे एक कामोत्तेजक व्यक्ति कला को अपना आजीविका का या जीवन का जरिया बना ले। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन देखा था जिसमें व्यक्ति किसी स्तर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, देखो मेरे पिताजी ये हैं, मेरे भाई साहब ये हैं, मेरे चाचा जी हैं, वगैरह वगैरह। आश्रित होने का हमने देखा ही था, हमने पुस्तक के उदाहरण से देखा था कि आपने अपनी असफल होने के बाद किसी ऐसी स्थिति को चूज किया और आप उसके ऊपर आश्रित हो गए। आपको एक अच्छी किताब लेकर आए और आपको लगा बस इस किताब को पढ़ लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें जिसे करना है, लेकिन आपने अपने आप को उधर डिवोट कर दिया और आप अपने आप में खुश हो रहे हैं। औचित्य स्थापन यानी रैशनलाइजेशन, जिसके अंदर आप रैशनलाइज करते हैं चीजों को, कि एक जो मूल कारण है उस तनाव या उस असफलता का, उसके बजाय कोई एक और छोटा सा कारण लेकर आते हैं जिससे आप अपने आप को खुश रखते हैं कि भाई मैं इसलिए देर से पहुंचा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये कारण।
दमन शमन में आपने उन दमित भावनाओं को और ज्यादा अंतः तक दबा दिया कि आप उस चीज को ही पूरी तरह भूल गए। प्रक्षेपण में आपने प्रोजेक्ट कर दिया। भाई प्रक्षेपण और औचित्य स्थापन में बहुत भारी अंतर है, समझने की कोशिश करना। प्रक्षेपण में क्या किया आपने, प्रक्षेपण के अंदर आपने कहा कि जी मैं गलत नहीं हूं, सारा समाज ही गलत है, मेरे नंबर कम नहीं आए, सबका ही नंबर कम आए हैं। इस प्रकार से विपरीत रचना में हमने देखा था कि किस प्रकार से व्यक्ति एक रिवर्स स्थिति क्रिएट करता है। विस्थापन में हमने देखा था कि किस प्रकार से व्यक्ति अपना गुस्सा, अपनी ऊर्जा कहीं और स्थापित कर देता है। प्रतिगमन में हमने देखा था कि पीछे चलना, जैसे एक बच्चा जो है वो एक नवजात शिशु की तरह कार्य करने लग जाए। और दिवा स्वप्न में हमने देखा था कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है मन में कल्पनाओं के दौर में जीने लग जाए। फिर प्रश्न था समायोजित तंत्र में अतीत वर्तमान, यानी बहुत सोच समझकर अगर कोई व्यक्ति निर्णय ले रहा है उस तनाव को दूर करने का, तो यह परिमेयकरण यानी एनालिसिस और डिसीजन वाली बात ही है। फिर हमने देखा था कि कोई बच्चा, उसे गुस्सा आता है, वो खेलने के लिए गुस्सा कहीं नहीं निकाल सकता तो वो खेलने लग जाता है, तो ये क्या है, ये विस्थापन ही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण, इन तीनों को भी समझने की कोशिश की थी। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस चीज से, दबाव से निपटने में। उसके बाद हमने एक और प्रश्न देखा था, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अति कल्पना के दौर में जीते हैं। कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, क्योंकि बाकी तीनों तरीके तो आपके कौन से हैं, अप्रत्यक्ष तरीके हैं। उसके बाद हमने एक और प्रश्न देखा था, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है, तो उदात्तीकरण, क्योंकि बाकी तीनों तो प्रत्यक्ष तरीके हैं। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने उन सारी चीजों को डिस्कस किया जो समायोजन में तनाव से बचने के लिए या समायोजन करने के लिए जिन युक्तियों का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। मनोवैज्ञानिकों ने जो युक्तियां सुझाई हैं, जो युक्तियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में जिन भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया वो आपके लिए फायदेमंद रही होंगी। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो जिन विद्यार्थियों को 1 मई से क्लासेस शुरू हुई थी और पुरानी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने की भी जहमत अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। और कुछ वीडियोस जो हैं वो आप जिस तरह से इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके स्क्रीन पर जो है प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी। इस प्रकार से भी वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन पर जाकर आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में अपने स्तर पर व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।